शुरुआत में यूना उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठते हुए उन्हीं बातों को सोच रही होती है जो लुइस ने उससे बोली होती है। यूना अपने अंदर सोचती है उसके कहने का क्या मतलब था कि शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। क्या ये सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं होगा जिससे लोगों को दिक्कत होगी। फिर एजन यूना के लिए गाड़ी का गेट खोलता है। यूना कार के अंदर बैठकर एजन को थैंक यू बोलती है। फिर एजन भी आकर कार के अंदर बैठ जाता है। यूना कार के अंदर बैठने के बाद भी अपनी बातों में मगन होती है। एजन उसकी तरफ देखता है तो यूना उसकी तरफ देखती है। फिर यूना एजन से बोलती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, आज का सारा शेड्यूल खत्म हो गया है। एजन यूना से बोलता है लेकिन फिर भी हमें कल तक रुकना है। फिर एजन गाड़ी से यूना के पीछे एक असैसिन को देखता है। एजन उसकी तरफ देखकर तुरंत गाड़ी के पीछे मुड़ता है और उस असैसिन को जाते हुए देखता है। एजन फिर यूना की तरफ मुड़ता है तो एजन उससे बोलती है क्या हुआ। एजन फिर सुखजू से बोलता है क्या मैं गाड़ी से उतर सकता हूँ। सुखजू उससे बोलता है हाँ, हमने आज का काम खत्म कर लिया है, इसलिए तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। फिर एजन गाड़ी से उतरकर उस बंदे का पीछा करते हुए सोचता है वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर एजन उस लड़के को उसी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखता है जहाँ पर लुइस ठहरा होता है। अगले सीन में हम लोग लुइस को देखते हैं। लुइस का बॉडीगार्ड उससे बोलता है वो यहाँ पर पहुंच गया। लुइस पीछे मुड़कर देखता है तो एक बंदा बॉडीगार्ड के साथ होता है। लुइस उस बंदे से बोलता है फाइल कहाँ पर है। वो बंदा एक यूएसबी आगे करते हुए बोलता है इसमें है। फिर लुइस अपने बॉडीगार्ड से बोलता है उसे चेक करो और अपने अंदर सोचता है अगर ये चीज मेरे पास होगी तो मैं अपने बड़े भाई को नीचे दिखाने में कामयाब हो जाऊंगा। वो चश्मे वाला बंदा लुइस से बोलता है जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया था वो पैसे मुझे तुम कब देने की सोच रहे हो। लुइस उस बंदे से बोलता है मैं वो पैसे तुम्हें अभी भेज दूंगा जैसे ही हम फाइल चेक कर लेंगे। तभी उन तीनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बंदा उस जगह पर आ गया होता है और उन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे उन तीनों के ऊपर शूट करने लगता है। लुइस का बॉडीगार्ड लुइस को सेव करते हुए उसे सोफे के पीछे छुपा देता है लेकिन एक गोली उस बॉडीगार्ड के लग जाती है। लुइस अपने अंदर सोचता है क्या उसे मेरे भाई ने यहाँ भेजा है, लेकिन मेरे भाई को इस जगह के बारे में पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। फिर वो बंदा धड़ाधड़ उन तीनों के ऊपर शूट करता हुआ जा रहा होता है। लुइस का बॉडीगार्ड सोफे से बाहर निकलता है और अपने टीजर गन से उस बंदे के ऊपर शूट करता है लेकिन वो बंदा टीजर गन से डॉज कर लेता है। वो बंदा बॉडीगार्ड के ऊपर दोबारा से शूट करता है तो बॉडीगार्ड नीचे छुप जाता है। बॉडीगार्ड अपने अंदर सोचता है इस कंट्री के अंदर गन लेकर आना इलीगल है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तभी लुइस और उसके बॉडीगार्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों बाहर झांक कर देखते हैं तो इजिन ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है और दीवार से लगा देता है। फिर इजिन पीछे मुड़कर उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो वो बॉडीगार्ड अपने अंदर सोचता है कितना बेवकूफ है खाली हाथों से किसी ऐसे के ऊपर अटैक करना जिसके हाथ में गन हो। फिर उसके बाद इजिन अपना सर उस बंदे के सर पर मारता है और उसके हाथों से उसकी गन छीन लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने पास एक नाइफ निकाल लेता है। वो बंदा जैसे ही एजेंट के ऊपर अटैक करने वाला होता है एजेंट उसके पैर के ऊपर शूट कर देता है जिससे वो बंदा चिल्लाते हुए वहीं नीचे गिर जाता है। लुइस एजेंट को गन यूज करते हुए देखकर अपने बॉडीगार्ड से पूछता है मुझे लगा तुमने कहा था ये सिर्फ फाइटिंग के अंदर अच्छा है। लुइस का बॉडीगार्ड आगे से लुइस को कोई भी जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग एयरपोर्ट पर यूना और लुइस को देखते हैं। लुइस यूना से बोलता है तुम्हारा रिप्लाई। यूना उससे बोलती है मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ, शायद ये मैं कुछ बिना सोचे समझे कह रही हूँ लेकिन मैं बिना लव फीलिंग्स के कुछ भी नहीं कर सकती। लुइस आगे से हैरान होकर बोलता है प्यार। यूना उससे सीरियस होकर बोलती है हाँ। फिर लुइस आगे से स्माइल करता है, बोलता है ठीक है जो करना चाहती हो करो लेकिन फ्यूचर में भले ही ये मैं ना हूँ लेकिन इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर तुम्हें इसे दोबारा चूज करना होगा ये तुम्हारे पास जरूर आएगी। फिर लुइस यूना से बोलता है खैर इस बार मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कर्जे में हूँ इसीलिए मैं इस बार इसे छोड़ देता हूँ। यूना आगे से हैरान होकर बोलती है क्या, और फिर शर्माते हुए लुइस से बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लुइस हैरान होकर बोलता है क्या, और यूना अपना चेहरा दूसरी तरफ कर शर्माने लगती है। लुइस उसकी तरफ देखकर बोलता है एसडब्ल्यू की इन यूना को किसी के ऊपर क्रश है। फिर लुइस यूना के शर्माते हुए चेहरे को देखता है और उससे बोलता है देखने से ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कुछ ऐसा प्रपोज कर दिया है जो अभी के लिए तुम्हारे कैरेक्टर से बाहर है। फिर लुइस यूना के आगे से निकल जाता है और उससे बोलता है चलो फिर अगली बार मिलते हैं। फिर लुइस सीधा जाकर एजेंट से बोलता है क्या तुमने सच में मेरे लिए काम करने के बारे में नहीं सोचा। एजेंट उससे बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। यूना और सुखजू पीछे मुड़कर एजेंट की तरफ देखते हैं। सुखजू के खड़े पीछे बॉडीगार्ड बोलते हैं क्या वो हमारे एजेंट को अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर लुइस एजेंट से बोलता है कल जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें उसके लिए थैंक यू नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हें एक बॉडीगार्ड की तरह करना था। फिर लुइस वहां से जाते हुए एजेंट से बोलता है तुम मेरे पास किसी भी टाइम आ सकते हो, मैं तुम्हारा इसके बाद भी इंतजार करूंगा। फिर लुइस एजेंट के आगे से निकल जाता है। लुइस के पीछे उसका मेन बॉडीगार्ड चल रहा होता है। वो वहां से जाते हुए एजेंट से बोलता है मैं तुम्हारे कर्जे में रहूंगा। फिर लुइस और उसके सारे बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग दायून को देखते हैं जो चहकते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है। फिर दायून अपने सामने सुखजू को देखती है और उससे बोलती है सुखजू सेनपाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुखजू आगे से दायून को चुप होने का इशारा करता है और दायून उसकी बात समझ नहीं पाती। अगले सीन में हम लोग यूना और एजिन को देखते हैं जो एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यूना एजिन से बोलते हैं ये तुमने खुद के लिए किया, मैं कल के बारे में सुनकर सरप्राइज हो गई थी। फिर यूना एजिन को थैंक यू बोलती है और उससे बोलती
बोलती है, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। एजेंट यूना से बोलता है, मैंने बस वही किया था जो मुझे करना था, और ये सिर्फ मैं ही नहीं था, दूसरे बाकी सारे बॉडीगार्ड्स ने भी अच्छा काम किया है। यूना आगे से स्माइल करती हुए बोलती है, ये सच है। फिर यूना बीच ही में रुक जाती है और लुइस के बारे में सोचने लगती है, जब लुइस ने उससे बोला होता है, लेकिन फ्यूचर में भले ही ये मैं ना हूँ, लेकिन इस तरह की सिचुएशन तुम्हारे पास दोबारा जरूर आएगी। यूना इन्हीं सब बातों को सोचकर एजेंट से बोलती है, एजेंट तुम्हारा गोल क्या है? एजेंट यूना की तरफ देखता है और उससे बोलता है, गोल? मैंने सच में कभी इसके बारे में सोचा नहीं। यूना उससे बोलती है, क्या सच में फ्यूचर में कुछ है जो तुम करना चाहते हो, या फिर तुम किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? लाइफस्टाइल का नाम सुन के एजेंट अपनी फ्लैशबैक मेमोरी में चला जाता है, और आपको पता ही है कि पास्ट में एजेंट की लाइफस्टाइल कैसी थी, मारो या मरो। एजेंट अपने ख्यालों में गुम होता है। यूना उसे आवाज लगाकर बोलती है, एजेंट। एजेंट यूना से बोलता है, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वही लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यूना एजेंट की बात सुनकर अपने अंदर सोचती है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगले सीन में हम लोग ऑफिस लेडी को देखते हैं। ऑफिस लेडी यूना से बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूना ऑफिस लेडी से बोलती है, क्या तुम इसी टाइम तक काम करती हो? ऑफिस लेडी यूना से बोलती है, मैं अपना काम टाइम सेट कर नहीं करती हूँ, इसके अलावा तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए जब तुम यहाँ पर हो। फिर यूना आकर सोफे पर बैठ जाती है और ऑफिस लेडी से बोलती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऑफिस लेडी यूना से बोलते हैं, तुम्हें कुछ कहना था, तुम क्या कहने के लिए आई हो? यहाँ पर मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। यूना ऑफिस लेडी से बोलती है, यूनी आप कंपनी को ले लीजिए, मेरा कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मेरा बिजनेस को चलाने में है। आप मेरी विरासत को भी ले सकती हैं जो मुझे ग्रैंडपा और डैड ने दी है। ऑफिस लेडी यूना की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर यूना ऑफिस लेडी से बोलती है, लेकिन मैं अपने शेयर नहीं बेचूंगी, क्योंकि वो मुझे मेरे डैड ने दिए हैं। ऑफिस लेडी यूना से बोलती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? यूना उनसे बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ मुझे नहीं लगता मैं कोई भी चीज संभाल सकती हूँ, और वैसे भी आपको ये फायदे में होगा, क्योंकि जब आप बड़े भाई से लड़ेंगी तो आपको ये मदद देगा, तो इसीलिए अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो आप मेरी मदद करेंगी। फिर यूना ऑफिस लेडी से बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जो कुछ भी कहने की जरूरत थी मैंने कह दिया है। फिर यूना ऑफिस लेडी की ऑफिस से बाहर निकल आती है और अपना फोन निकाल कर एजेंट को कॉल करती है। यूना फोन पर बोलती है, एजेंट क्या तुम बिजी हो? मैं तुमसे कुछ थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। और अगले सीन में हम लोग चीफ के बार को देखते हैं। चीफ अपने फोन को देखते हुए सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ वो हाई स्कूलर इन दिनों क्या कर रहा होगा, क्या मुझे उसे कॉल कर नूडल्स के लिए खाने के लिए पूछना चाहिए? तभी चेला चीफ के पास आकर बोलता है, बॉस किल्सू बॉस यहाँ पर आए हैं। चीफ हैरान होकर अपने चेले से बोलते हैं, क्या? और अगले सीन में हम लोग किल्सू को देखते हैं, और ये बहुत कमीना शख्स है। किल्सू चीफ से बोलता है, चादू सिख बहुत टाइम हो गया है मिले। चीफ किल्सू की तरफ देखकर बोलते हैं, बॉस। अगले सीन में हम लोग उसी गैंग लीडर को देखते हैं जिसको एजिन और चीफ ने एक साथ मिलकर पेला होता है। वो गैंग लीडर चिल्लाकर अपने चेले से बोलता है, क्या तुमने कैंग किल्सू को देखा? उसका चेला उससे बोलता है, हाँ मैंने कैंग किल्सू को चादूसी के बार के अंदर जाते हुए देखा। उस गैंग लीडर के साथ वही पहले वाला गैंग लीडर होता है जो वो भी पेला गया था एजेंट के हाथों। दूसरा गैंग लीडर बोलता है, मैंने सुना था कैंग किल्सू अमेरिका में रह रहा था, वो यहाँ पर किस लिए आया है? दूसरा गैंग लीडर बोलता है, कौन जानता है, लेकिन कुछ भी हो, अगर वो पागल कमीना यहाँ पर आया है फिर कुछ तो गलत हुआ है। वो दूसरा लीडर बोलता है, अब मुझसे ये मत बोलना कि वो यहाँ पर चादूसी के साथ फोर्स ज्वाइन करने के लिए आया है। एक समय हुआ करता था जब चादूसी कांग किल्सू के अंदर काम करता था। दूसरा लीडर बोलता है, मुझे नहीं लगता चादूसी कैंग किल्सू से अलग है। अगर हम लोग चादूसी को डिस्क्राइब करें तो वो किसी ऐसे की तरह जिंदगी जीता है जो शांत हो, क्योंकि भले ही उसके पास पावर हो लेकिन उसे किसी भी तरह का लालच नहीं है। लेकिन कांग किल्सू किसी लालची की तरह है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था चादूसी ने हमारी टेरिटरी को अकेला छोड़ दिया था। अगर ये कांग किल्सू होता तो हम सभी मारे गए होते। और फिर वो दोनों टीम लीडर उदास होकर अपना मुंह लटका लेते हैं। अगला सीन चीफ के बार का होता है। चीफ का चेला और कांग किल्सू का आदमी बार के बाहर खड़े होते हैं। चेला कांग किल्सू के आदमी की तरफ शक्की नजरों से देख रहा होता है। अगले सीन बार के अंदर का होता है। चीफ कांग किल्सू से पूछते हैं, आप कोरिया में कब आए? कांग किल्सू चीफ से बोलता है, 2 दिन हो गए हैं, मुझे यहाँ पर कुछ करने के लिए था इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने सुना तुम अभी भी लो डाउन लाइफ जीते हो, तुम इस तरह क्यों रह रहे हो जब तुम्हारे पास किसी तरह की पावर है? चीफ किल्सू से बोलते हैं, आप जानते हैं मैं आलसी हूँ, हाल ही में क्योंकि मैं और बड़ा हो गया हूँ इसीलिए मैं और ज्यादा आलसी हो गया। बड़ा होने से मतलब चीफ के पास पावर और रेपुटेशन बढ़ गई है। किल्सू चीफ से बोलता है, अगर इस तरह की सिचुएशन है फिर तुम्हें किसी ऐसे के सामने बैठना चाहिए जो तुमसे बड़ा हो। और चीफ आगे से हंसने लगते हैं। फिर किल्सू आगे से सीरियस होकर बोलता है, दूसरे चलो फोर्स को ज्वाइन करो। और हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे चीफ फोर्स को ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं।